हेलो दोस्तों। तो आज 26 अप्रैल का हम हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे और एडिटोरियल को भी हम इसमें डिटेल में देखेंगे, सारे एडिटोरियल्स को। और जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको हम देखेंगे। उसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट उसमें स्कीम्स या प्रोग्राम्स की बात की गई है जो आपके लिए जानने की ज़रूरत है एग्जाम से लिए, उसको भी हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल में। उसका अलग से नोट्स दिया जाएगा जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में, अपने सॉफ्ट कॉपी में। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका आधा घंटे में जो है पूरा न्यूज़पेपर जो है कवर हो जाएगा पूरी तरह से एग्जाम के लिए। आपको फिर से न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। इंडियन जुडिशियल सिस्टम पे, इंडियन पॉलिटी पे, इंडियन इकोनॉमिक्स पे हमारा कुछ वीडियोज है जिसको आप जरूर देखें। ये आपको जो है एग्जाम प्रिपरेशन में और ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ है आपका 18 to 44 एज ग्रुप्स मे गेट जैब ओनली थ्रू प्राइवेट फैसिलिटीज। तो ये जो है कल जो सेंटर ने अपना ऑर्डर निकाला था कि जो अभी 1 मई से जो नया वैक्सीन थर्ड फेज ऑफ वैक्सीनेशन होने वाला है, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को अलाउ किया गया है। इसमें जो है सेंटर ने कहा था कि इनको रजिस्टर करना होगा। पहली बात तो कोविन पोर्टल पे, जो कोविन ऐप कोविन पोर्टल है उस पर आप रजिस्टर करना होगा आपको। और सिर्फ प्राइवेट फैसिलिटी पर ही आप जो है वैक्सीन लगा सकेंगे अगर 18 साल से ऊपर हैं आप, ऑन पेमेंट बेसिस। एक्सेप्ट कुछ अगर स्टेट्स अगर फ्री में अगर डिलीवर करना चाहते हैं वैक्सीन, उनको वैक्सीनेट कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं, बट सेंटर जो इसमें कोई भी रोल अदा नहीं करेगा। सेंटर के हिसाब से इसको आपको प्राइवेट फैसिलिटी में ऑन पेमेंट बेसिस ही आपको करना होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्होंने कहा फ्री वैक्सीनेशन जो है वो 45 एज से ऊपर जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑलरेडी है आपका पब्लिक फैसिलिटीज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो चालू रहेगा, बट उसके नीचे के लिए स्टेट्स अगर चाहे तो वो कर सकता है। तो ये बेसिकली वैक्सीनेशन का है जो आने वाला है। तो अगर आप कराना चाहते हैं अगर आप जरूर आप कराएं। और बेसिकली इसको कोविन पोर्टल में आप रजिस्टर कर सकते हैं, ऑलरेडी स्टार्ट है कोविन, या फिर आरोग्य सेतु पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जब आपका टाइम आए तो आप जाके जरूर वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है ये हिंदू एडिटोरियल, इंडेवर लीडरशिप एंड द स्टोरी ऑफ ए नेशन। ये बेसिकली जो अभी हमने देखा बांग्लादेश ने अपना गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया इंडिपेंडेंस का, तो इसमें इन्होंने कहा कि इंडिया में इसका सेलिब्रेशन ज्यादा नहीं हुआ, लो की अफेयर्स रहा था। इंडिया को भी सेलिब्रेट करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था इसमें इन्होंने लिखा बेसिकली कि कैसे है ना, जो मेनली ये फोकस है इंदिरा गांधी पर। इंदिरा गांधी का क्या इसमें रोल था जब प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने कैसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए। और ये हमारा जो एक तरह से ट्रिम्फ है हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे पावर का दिखाता है। इसको हमें जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए था। प्रिज्यूमली इंडिया फाइनेस्ट पॉलिसी ट्रम्प, ये इन्होंने कहा है एम के नारायण, जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ है प्रीवियसली। तो बेसिकली इन्होंने इसी पे फोकस किया कि इंदिरा हमारे जो पॉलिसी उस समय हमने लिया था कैसे वो अच्छा पॉलिसी था, और हमारा दिखाता है हमारा फॉरेन पॉलिसी कितना मजबूत था उस समय, कैसे हमने डिसीजन लिया था उस समय। तो इसमें बेसिकली इन्होंने उसी के बारे में कहा, रोल ऑफ इंदिरा गांधी को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए था। ज़्यादा कुछ खास नहीं, पॉलिटिकल है बेसिकली, इसमें कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका एग्जाम के लिए। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ कही है कि हम श्रीलंका टू डिफीट ग्रुप, श्रीलंका के साथ हम श्रीलंका को हमने सपोर्ट किया था, वहाँ पे जो जनपथ विमुक्ति प्रमून ग्रुप था वहाँ पे, उसके लिए उसके अगेंस्ट में फिर बांग्लादेश का सपोर्ट किया था हमने वॉर में, जबकि यूएसए भी हमारे अगेंस्ट था। यूएसए रसिया के साथ हमने डिप्लोमेटिक टीटी साइन की थी इसको, जिससे हमें हेल्प मिला था। इसके अलावा जो उस समय हमने रेगुलर मीटिंग्स कांस्टेंट डायलॉग अपोजिशन लीडर भी गवर्नमेंट ने किया था, ताकि जो एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह हम जो है लड़ सके इस लड़ाई में। तो ये सब पूरा बेसिकली उन्होंने कहा। रिसर्च विंग जो है थी हमारी, आईवी और रॉ, दोनों ने कितना हेल्प किया था। तो ये बेसिकली उसी के लिए है कि ना पॉलिटिकल है ज़्यादातर, इसको आप छोड़ सकते हैं। बेसिकली आपको जो है 1971 वार में इंडिया का क्या रोल था इसको आपको जानने की जरूरत है। इसको आप जरूर पढ़ लें अपने हिस्ट्री में, शायद आपने पढ़ा भी होगा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में। तो इस आर्टिकल में उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है, द रोड अहेड इज इंडियाज ऑगमेंटेड वैक्सीनेशन ड्राइव। तो ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है उसको लेकर के इनमें बताया है कि क्या करने की जरूरत है और क्या क्या गवर्नमेंट कर रही है अभी, स्टेट फैक्ट्स बताया बेसिकली। तो ये जो है टू मेक देम अवेलेबल वैक्सीन ओपन मार्केट एंड वैक्सीन अप्रूव्ड इन अदर कंट्रीज, ये अच्छी मूव है कि हम जो दूसरे देशों में जो वैक्सीन ऑलरेडी अप्रूव्ड है उसको हम अलाउ कर रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ वैक्सीन डोजेज ज़्यादा बढ़ेंगे और जल्द से जल्द हम लोगों को वैक्सीनेट करा पाएंगे। नीड टू क्विकली ट्रांसलेटेड इन एक्शन दी प्रेजेंट वैक्सीनेशन, हम जो कर रहे हैं अभी तकरीबन 30 लाख लोगों को हम डेली तकरीबन वैक्सीनेट कर रहे हैं, और तकरीबन अभी 14 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीनेट कर दिया इंडिया ने। लेकिन अगर हम टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हमारा अभी तक तो तकरीबन 1.63% पॉपुलेशन जो है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हुआ है, काफी कम है।
जबकि हर्ड इम्यूनिटी का आपने सुना होगा, हर्ड इम्यूनिटी मतलब है कि अगर इतने लोगों को इम्यूनिटी आ जाती है कोविड के अगेंस्ट में या किसी भी डिजीज के अगेंस्ट में, तो वो डिजीज जो धीरे धीरे कम हो जाएगा, वैसे कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी पूरी पॉपुलेशन में, मतलब कि उनका पॉपुलेशन जो है इम्यून हो जाएगा डिजीज से। तो इसको कहते हैं हार्ड इम्यूनिटी। तो हार्ड इम्यूनिटी के लिए चाहिए कि तकरीबन 70 से 75% जो पॉपुलेशन है वो उसको इम्यूनिटी डेवलप हो उस डिजीज के अगेंस्ट में। तो अभी जो हम देखें वैक्सीन किस लिए किया जा रहा है कि आपका जो इम्यूनिटी डेवलप हो कोविड के अगेंस्ट में, एंटीबॉडी डेवलप हो। तो अभी इंडिया के कैसे 1.63 पॉपुलेशन को ही हमने वैक्सीनेट किया है फुल्ली, तो अभी बहुत ही कम परसेंटेज है। ग्लोबल लेवल पर बात करें दूसरे देशों की, तो यूनाइटेड स्टेट्स में 28% हो चुका है, यूनाइटेड किंगडम में 18% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, और इसराइल में सबसे ज्यादा 55% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया जा चुका है। तो इसलिए इंडिया को अपनी रफ्तार जो बढ़ाने की जरूरत है। इंडिया को तकरीबन 2 बिलियन डोज की जरूरत होगी अपना हार्ड इम्यूनिटी यानी 75% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कराने के लिए। तो अभी अगर हम अपना करंट अभी डेली वैक्सीनेशन फिगर को देखें जो 30 लाख है वो काफी कम है, टारगेट रीच करने में हमें काफी दिन लगेंगे, इसको बढ़ाने की जरूरत है। ये इन्होंने बेसिकली फैक्ट्स के बेसिस पर कहा है। इस फैक्ट्स को आप बेसिकली आंसर में भी लिख सकते हैं कि हमारा रफ्तार कैसी है हमारी और हमें उसको बढ़ाने की जरूरत क्यों है। इसके अलावा इंपोर्ट रिलैक्सेशन जो दिया गया अभी रिसेंट गाइडलाइन कि इंडियन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर रिस्ट्रिक्टेड यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इन्होंने अप्रूवल दिया इंडियन रेगुलेटरी ने। अगर वो वैक्सीन ऑलरेडी अप्रूव किया गया है यूएसए में, यूके एजेंसी के द्वारा, यूरोपियन एजेंसी या जापान के द्वारा, तो इस जगह पे अगर वो एजेंसी के द्वारा ये अप्रूव हो चुका है तो इंडिया में भी आप रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए, इमरजेंसी यूज के लिए अलाउ किया जा गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ ब्रीजिंग ट्रायल्स और सेफ्टी असेसमेंट ऑफ फर्स्ट 100 रेसिपिएंट आपको करना होगा। तो ये बेसिकली उन्होंने कहा कि इसको हम रिलैक्स कर सकते हैं ताकि ज़्यादा जल्दी से जल्दी हमें वैक्सीन मिल पाए। तो यहाँ इन्होंने सजेशन दिया है कि इसको हमको और रिलैक्स करने की जरूरत है जो गाइडलाइंस है, ताकि जो ग्लोबल मेडिसिन जो वैक्सीन है जैसे फाइजर है, मॉडर्ना है, जॉनसन है, तो उसको हम यहाँ पे जल्द से जल्द यूज कर पाए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही जरूरत है 2 बिलियन डोजेस की और रफ्तार को हमें बढ़ाने की जरूरत है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। अब आता है इथिक्स की बात। इन्होंने कही इथिक्स क्या है, अगर हम वैक्सीनेट जो अभी हम देख रहे हैं इमरजेंसी अप्रूवल दिया जा रहा है, इसमें इथिक्स क्या यूज हुआ है, प्रायोरिटाइजिंग टारगेट पॉपुलेशन। जो टारगेट पॉपुलेशन को यहाँ पे किया जा रहा है, जैसे कि इंडिया में भी क्या किया था, शुरू में हम जो है हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को देंगे, फिर उन्होंने 45 एंड अबव विथ कोमोर्बिडिटीज को हमने अलाउ किया। इसका इथिक्स क्या है इसके पीछे में, तो प्रायोरिटाइजिंग जो किया गया वाज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इन्फेक्शन दैट कुड बी प्रिवेंटेड, number of lives that could be saved and probability of survival, length of survival and utility of the life saved। तो ये बेसिकली जो प्रायोरिटाइजेशन किया गया था बेसिकली कि हम जो है जो इन्फेक्टेड है, जो वनरेबल पॉपुलेशन है, उसको हम पहले वैक्सीनेट करें। तो ये इथिक्स इसमें यही है आपका। टॉप प्रायोरिटी वाज असाइंड टू हेल्थ केयर एंड अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स, जैसे इंडिया में भी हुआ था। उसके अलावा 60+ फिर बाद में किया गया 60+। द गाइडिंग प्रिंसिपल क्या था, प्रोटेक्टिंग इन द मोस्ट वनरेबल। तो ये एथिक्स है, जैसे लोग कहते हैं कि भाई क्यों ऐसा अपने शुरू में आपको 18 साल से ऊपर को खोल देना चाहिए था, तो उसके पीछे जो एथिक्स है, रीजन है, वो ये है। अब जो एज लिमिट को रिलैक्स किया गया, इसका 2 एडवांटेज होगा इनके हिसाब से। द फर्स्ट बीइंग एक्सपेंशन ऑफ वैक्सीनेशन नेट, वैक्सीनेशन को आप ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे हम। और सेकंड, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सरसाइज ऑप्शंस ऑफ फॉर सेलेक्टिंग वैक्सीन। तो यहाँ पे जो हमने किया है कि इंटरनेशनल जो वैक्सीन अप्रूव्ड है उसको भी इंडिया में यूज किया जा सकेगा। तो अब आपके पास ऑप्शन होगा कि भाई आपको सिर्फ 2 वैक्सीन में से एक नहीं, बल्कि आप जो अदर वैक्सीन भी है उसमें से कोई भी आप उसको यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये 2 एडवांटेज है जो रिलैक्सेशन दिया गया अभी। और इसके उन्होंने कहा कंप्रेसिव स्ट्रेटेजी टू वैक्सीनेट स्टूडेंट इन 16+ एज ग्रुप इन द नेक्स्ट फेज मेरिट कंसिडरेशन एज हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूनाइटेड स्टेट सेंटर। तो ये उन्होंने कहा कि अब नेक्स्ट फेज में इंडिया को 16+ एज ग्रुप को भी अलाउ करना चाहिए, मतलब 16 से 18 जो बच गए हैं 17 तक, उसको भी अलाउ करना चाहिए, क्योंकि वो 12 जैसे क्लास 12 के स्टूडेंट जो है जो ऑलरेडी 1 साल से ऑनलाइन क्लासेज में रह रहे हैं, स्कूल बंद है, तो इसको आपको वैक्सीनेशन अलाउ करना चाहिए ताकि ये स्कूल्स भी ओपन हो पाए और जो जो पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएशन स्टडीज जो है उसको हम अलाउ कर सके। तो 1840 गवर्नमेंट चैलेंज में डिस्करेज सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पीपुल सच एज लेबर्स। इन्होंने कहा जो अभी गवर्नमेंट का क्या डिसीजन था, अभी जैसे हमने देखा पहला न्यूज में कि प्राइवेट फैसिलिटी से ही आपको लगाना पड़ेगा 18 से 44 साल के लोगों को, गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी नहीं करेगी।
तो इसकी इन्होंने कहा कि इसका एक नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पीपल है वो वंचित रह सकते हैं वैक्सीनेशन से, क्योंकि जैसे लेबरर हो गया, आपका डेली वेज वर्कर हो गए, तो उनके पास उतना पैसा नहीं कि वैक्सीनेट कराए। तो अगर वैक्सीनेट नहीं कराते हैं तो हमारा जो हर्ड इम्यूनिटी का जो बेसिकली टारगेट है, जो फास्टर वैक्सीनेशन का जो टारगेट है वो मीट नहीं कर पाएंगे हम। तो इसको हमें फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकती है, तो लेकिन उसके उनको ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ेगा, तो इसमें सेंटर को भी अपना रोल अदा करने की जरूरत है। ये बेसिकली उन्होंने कहा है। ये क्या केरला का भी उन्होंने कुछ बताया, केरला के बेस इसमें कि केरला ने अलाउ किया है फ्री वैक्सीनेशन का, क्योंकि ये केरला कैडर के आईएएस ऑफिसर है। तो ये बेसिकली वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में बताया इन्होंने। फैक्ट्स यहाँ पर है कि क्या फैक्ट्स है, इंडिया का वैक्सीनेशन ड्राइव अभी क्यों स्लो है, इसको फास्ट करने की जरूरत क्यों है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम जो वैक्सीनेशन जो फेजेज में हमने किया, खोला था पहले फ्रंटलाइन वर्कर को, फिर 60+, उसके पीछे क्या रीजन है इसको हम देख सकते हैं, और क्या करने की जरूरत है। तो भाई 16 से ऊपर या फिर 12th क्लास के ऊपर के लोगों को भी करने की जरूरत है, और इसको और जो रिस्ट्रिक्शंस इसको कम करने की जरूरत है, दो। और तीसरा सजेशन है कि इसको हम फ्री दे सके, जो वनरेबल सेक्शन है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, या जो वैसे लोग हैं, डिसएडवांटेज लोग हैं, उसको हमें फ्री देना चाहिए। तो ये 3 सजेशन जो है वैक्सीनेशन पॉलिसी में आप लिख सकते हैं, इंडिया वैक्सीनेशन पॉलिसी में। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है द वायरल लोड, ये बेसिकली इसी को लेकर के है, कोविड को लेकर के। अभी जो है प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जो पीक है वो मई में कहीं पे आएगा आपका, जहां पे जब जब तकरीबन 10 लाख लोग डेली इन्फेक्ट होंगे और 5,000 के नियर डेथ होगा। ये एक प्रिडिक्शन है बेसिकली, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने फैक्ट्स और एक्स्ट्रापोलेट करके किया है बेसिकली। तो इसमें कहा कि रेस्ट्रिक्शंस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शंस और लगाने की जरूरत है। अभी हम देखे दिल्ली ने एक्सटेंड किया अपना वीक लॉकडाउन जो है 1 वीक से, और चेन्नई ने संडे लॉकडाउन किया, केरल में होल वीकेंड लॉकडाउन था। तो इस तरह से हमें रेस्ट्रिक्शंस लाने की जरूरत है। चैलेंज इज इन मैनेजिंग द पेंडेमिक विथ लीस्ट रिक्वायर्ड एंड अवॉइडेबल डिस्ट्रप्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये चैलेंज है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, जो स्टेट के लिए और सेंटर के लिए हो, कि कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम वैसा ही रखते हुए हम कोविड से लड़ सके। क्योंकि अगर हम लॉकडाउन करेंगे कंप्लीट, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी हैम्पर होगी, जो हमने लास्ट ईयर भी देखा था, जो फुल सेंट्रल जो आपका नेशनल लॉकडाउन हुआ था। तो फर्स्ट लॉकडाउन से हमें सबक सीखने की जरूरत है कि भाई बर्डन जो है ज्यादातर वो पुअरेस्ट पे पड़ता है। तो बेटर डिजाइन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस हमें करनी चाहिए कि रेस्ट्रिक्शंस वैसा हम रखें जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी पे और स्पेशली पुअरेस्ट पे उतना हैम्पर नहीं करे। जैसे लास्ट ईयर हमने देखा था कि जो माइग्रेंट्स वर्कर्स थे, माइग्रेंट वर्कर जो थे, वो बेसिकली छोड़ छोड़ के वापस भी अपने गांव जा रहे थे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी बंद हो गई थी, उनके पास खाने को पैसा नहीं था। तो उस तरह से हमें उसको सबक सीखते हुए हमें रेस्ट्रिक्शंस को और सही तरीके से डिजाइन करने की जरूरत है। इसके अलावा रिलायबल इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट इन गवर्नमेंट बहुत जरूरी है, जो कि अभी हम देखते हैं कि नहीं है लोगों का, ना इंफॉर्मेशन सही से मिल रहा है। अगर हम दिल्ली की बात करें और बाकी अलग अलग देशों शहरों की बात करें, तो ऑक्सीजन की कमी है, कहीं पर कुछ है, और ट्रस्ट लोगों का नहीं है गवर्नमेंट पे। तो इसको हमें और बढ़ाने की जरूरत है, ताकि लोग जो है ट्रस्ट कर सके। गवर्नमेंट अगर कह रही है कि हम इससे लड़ सकेंगे, या 1 हफ्ते बाद हम लॉकडाउन कम कर सकेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे दिल्ली के केस में अगर हम देखें, तो गवर्नमेंट ने एश्योर किया कि भाई माइग्रेंट वर्कर को सारी फैसिलिटी दी जाएगी, तब भी लोग जो है छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये ट्रस्ट की कमी है, जिसको हमें और बढ़ाने की जरूरत है। गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेट करने की जरूरत है। इसके अलावा स्टेट के साथ जो है सेंटर का ये पॉलिटिकल एक तरह से है कि आपका स्टेट्स अपोजिशन पार्टी जो मीडिया के साथ जो है सेंटर का कोलैबोरेशन करने की जरूरत है सही से, ताकि जो बेसिकली सही इंफॉर्मेशन जा सके और लोगों का ट्रस्ट बढ़ सके। लॉकडाउन का क्या फायदा है, जैसे हमने पिछले बार भी देखा था कि कुड गिव गवर्नमेंट द ब्रीथिंग स्पेस टू प्रिपेयर। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और है ना जो रिक्वायरमेंट्स है उसको आप ला सकते हैं लॉकडाउन के समय में। तो ये लॉकडाउन उसके लिए है, उसके लिए आप कर सकते हैं, बट ऐसा करें कि पोरेस्ट को ज्यादा हैम्पर ना हो। तो ये उन्होंने कहा सेंटर को स्टेट के साथ अपोजिशन के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। तो ये इस चीज को आप लॉकडाउन के बारे में लिख सकते हैं कि कैसे उसको और मजबूत करने की जरूरत है, और क्या करने की जरूरत है। तो ट्रस्ट और इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेट करने की जरूरत है गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट आपका ग्रीन पार्टनरशिप, ये जो इसमें बेसिकली अभी जो लीडर समिट हुआ था क्लाइमेट पे, जो यूएस ने ऑर्गेनाइज किया था ऑनलाइन, इसमें ना इंडिया ने अनाउंस किया था यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप। तो इसको लेकर के इन्होंने कहा कि बेसिकली क्लीन एनर्जी के लिए मेनी एक्सपेक्ट जो बायलैटरल पैक्ट का है उसके बारे में बताया इन्होंने। तो वो एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स ऑफ इंडिया के लिए हेल्पफुल होगा। रिन्यूएबल एनर्जी को हम एक्सपेंड कर पाएंगे 450 गीगावाट तक,
ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी अगर हमें मिलती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है इस एग्रीमेंट के थ्रू, मतलब कि हमें जो अच्छी टेक्नोलॉजी यूएस अगर देता है तो उसको हम इनोवेटिव मटेरियल से बना पाएंगे, इनोवेट कर पाएंगे, जो अलग अलग हम जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है उसको हम एनर्जी इफिशिएंट कर सकेंगे और डीकार्बोनाइज कर सकेंगे इंडस्ट्रीज को, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, अब हमारा इंडस्ट्रीज कुछ हो गई, बिल्डिंग्स हो गया और पावर सेक्टर हो गया, इनको हम डीकार्बोनाइज कर सकेंगे, मतलब कि कार्बन इमिशन यहाँ से हम कम से कम कर सकेंगे अगर हम ग्रीन टेक्नोलॉजी यहाँ पर डिप्लॉय कर पाए। वो हम कैसे कर पाएंगे? तो अगर हमें टेक्नोलॉजी मिलती है डेवलप्ड कंट्रीज के पास जो ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये इस एग्रीमेंट का फायदा इंडिया को हो सकता है। तो फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी शुड बी देयरफॉर इनविजन ग्रीन डेवलपमेंट और न्यू। तो अभी उन्होंने कहा कि ग्रीन डेवलपमेंट को हमें फिर से देखना चाहिए, जो पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने ज्यादातर कार्बन स्पेस को खाया है। कार्बन स्पेस का अगर मैं बात करूं तो कार्बन स्पेस मतलब होता है, या कार्बन बजट अगर मैं कहूं, तो ये क्या है कि बेसिकली कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है चाहिए, कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लिमिट कर सकते हैं, लिमिटेशन मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमें 1.5 या 2 डिग्री सेल्सियस के लिए तक ला सके, उससे ज्यादा ना बढ़े, इसको कहा जाता है कार्बन स्पेस। तो अगर हम देखें ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि कार्बन स्पेस एक देश में लिमिटेड नहीं है, ग्रीन जो क्लाइमेट चेंज है वो ग्लोबल लेवल पर है। तो कार्बन स्पेस का मतलब है कि जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है डेवलप्ड कंट्रीज में से यूएस यूरोप में पहले स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने जो है कार्बन इमिशन वहां पे ज्यादा था पहले, जिसके कारण ये मान लीजिए अगर हमें मान लीजिए 1,000 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड हम लिमिट कर सकते हैं, इस लिमिट को एक्सीड नहीं करते थे। तो कार्बन स्पेस इसे कहा जाता है। तो इसमें से ज्यादातर जो है डेवलप्ड कंट्री ने ऑलरेडी यूज कर लिया है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ स्टार्ट पहले हुआ, वहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो बाकी जो अभी जो देश डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग स्टेट में है, इंडिया, चाइना, इनके लिए कम जगह बचता है कि वो इसको यूज कर सके, क्योंकि ऑलरेडी स्पेस जो है भर चुका है, इसको हम कम नहीं कर सकते हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि ग्रीन डेवलपमेंट पॉलिसी जो भी होनी चाहिए उसको आप सही से देखने की जरूरत है, जिसमें आपको फंडिंग देना होगा और ग्रीन टेक्नोलॉजीज एज कंपनसेशन। तो कंपनसेट किसको करना है? डेवलप्ड कंट्रीज को, जिन्होंने ज्यादा कार्बन यूज किया है, कार्बन इमिट किया है, तो उनको एज ए कंपनसेशन जो है फंडिंग देनी चाहिए और ग्रीन टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, तो ताकि पुअर कंट्रीज जो है उनको ये टेक्नोलॉजी मिल सके और जो उनके पास कार्बन स्पेस कम है वो उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सके और अपना डेवलपमेंट भी कर सके, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलपमेंट भी करना है अभी। जो उनका सेक्टर कोई पीछे है, पुअर है, तो उनको डेवलपमेंट भी देखना है अपना, और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज को भी देखना है। इसके लिए जरूरत है डेवलप्ड कंट्रीज को कि वो फंडिंग दे और ग्रीन टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे डेवलपिंग कंट्रीज को और पुअर दे, छोटे गरीब देशों को। ये विन विन गेम होगा, सिंस इट वुड एड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, क्लीन अप इन्वायरमेंट एंड क्रूशियली हेल्प ऑल कंट्रीज इमर्ज हेल्दियर फ्रॉम पैंडेमिक। तो ये इसका फायदा होगा, इन्होंने लिखा है, अगर हम ऐसा पॉलिसी रखते हैं जिसमें डेवलप्ड कंट्री अपना जिम्मेदारी जो है समझे। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं, बेसिकली ये जो है आपका डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो कंसेप्ट है, तो इसमें आप इस लिख सकते हैं कि ये ऑलरेडी हम देखते हैं पॉलिसी में कि डेवलप्ड कंट्रीज का रोल ज्यादा है, उनको ज्यादा कंपनसेशन देना चाहिए। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल जो है केस फॉर जुडिशियल फेडरलिज्म। ये बेसिकली जुडिशियल फेडरलिज्म का मतलब है कि हाई कोर्ट को भी इंपावर करना, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने आप में मोनोपोली ना हो। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे अभी हमने न्यूज में था आपका केस को लेकर के, तो कोर्ट्स क्या नहीं कर सकता? कोर्ट ऑफन लैक एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज टू डिसाइड सोशल राइट्स इशू। व्हाट कैन डू, कोर्ट क्या कर सकता है? तो टफ क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जीक्यूटिव से, एग्जिस्टिंग लॉज और रेगुलेशन उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए एग्जीक्यूटिव को बोल सकता है कि आप इम्प्लीमेंट कराइए इसको जल्द से जल्द, एंड होल्ड अकाउंट एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। और एग्जीक्यूटिव अगर नहीं कर पाता है तो उसको अकाउंटेबल ठहरा सकता है, उसको सजा दे सकता है। ये कोर्ट का बेसिकली काम है। इसके अलावा अभी जो है इमरजेंसी जो मेडिकल ट्रीटमेंट का हम देख रहे हैं, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 1989 के केस में कहा था कि राइट टू इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट इज पार्ट ऑफ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट। तो ऑलरेडी प्रोनाउंस्ड है कि भाई सिटीजन फंडामेंटल राइट का पार्ट है ये कि उनको इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। तो अब फंडामेंटल राइट है तो इसको प्रोटेक्ट करना भी जो है कोर्ट का ही काम है। तो इसके लिए बेसिकली अभी हम देखें कोविड के केस में डिफेक्टो हेल्थ इमरजेंसी में बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने सुओ मोटो और बहुत जो केसेस जो है वहां पे लिया और इस चीज को प्रोटेक्ट, जो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम किया। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ बैकग्राउंड क्या है इस केस का, बेसिक इस आर्टिकल का,
अप्रैल 22 को जो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो को अगेंस्ट लेते हुए इस केस का सेंटर को बोला कि आप नेशनल प्लान दीजिए और देखिए कि पेंडेमिक जो बहुत जगह ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है अलग अलग शहरों में, उसको आप उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी था लोगों को, जैसे उस समय फिर उन्होंने एमिकस क्यूरिया अपॉइंट किया। उसके बाद तो लोगों में या फिर एडवोकेट के बीच में एक अप्रीहेंशन था कि कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, हो सकता है कि सारे जो हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उसको ट्रांसफर कर ले सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अगेंस्ट में अपोजिशन हुआ। बहुत सारे आपने ट्विटर में देखा होगा सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने, एडवोकेट्स ने और अलग अलग फैटर्निटी ने इसको अपोज किया कि भाई ये सही नहीं है, आप सारे आपको जो है ट्रांसफर नहीं करने चाहिए, हाई कोर्ट्स को ही अपना काम करने दें, क्योंकि वो वहां पर एक्सपर्टीज है उस एरिया में, उस स्टेट में, तो उनको अपना काम करने दिया जाना चाहिए। इसी के ऊपर ये यहाँ पे कहा गया जुडिशियल फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मतलब जैसे नॉर्मल फेडरलिज्म क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों अपने जुडिक्शन में इंडिपेंडेंट है, काम करे। उसी तरह जुडिशियल फेडरलिज्म मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अपने लेवल पे और हाई कोर्ट्स अपने एरिया में इंडिपेंडेंटली उनको ऑटोनोमिकली काम करना चाहिए। इसी का ये बेसिकली ये बैकग्राउंड है। अब हम आगे देखते हैं इस पे क्या कहा गया है इसके फेवर में, जुडिशियल फेडरलिज्म के फेवर में। आर्टिकल 139 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो ट्रांसफर कर सके हाई कोर्ट से, जो कि हाईकोर्ट में केस चल रहा है उसको ट्रांसफर कर सके अपने पास में, अगर उनको लगता है केस इन्वॉल्व सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ, वैसा लॉ वैसा क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से डील कर रहा है, उस केसेस में सुप्रीम कोर्ट केसेस को ट्रांसफर कर सकता है हाईकोर्ट से। तो हाउएवर व्हाट मेक द कोर्ट, तो अभी जो ये एक्शन हुआ कोर्ट का, वो क्यों लोगों को अप्रिहेंशन में डाला, असमंजस में, कंफ्यूजन थे, लोगों को अच्छा नहीं लगा। पहला तो कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का जो हिस्ट्री बताया इन्होंने, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसको आप लिखे ना आंसर में। तो कोर्ट जैसे कि क्यों फेल किया, सुप्रीम कोर्ट को लोग मान रहे हैं कि नहीं सही से डिसाइड नहीं कर पाएगा, इस अगर ये ट्रांसफर होता सुप्रीम कोर्ट में केसेस तो वो सही नहीं होगा, ऐसा क्यों लोगों को लगा। पहला तो कोर्ट हैज बीन इनडिफरेंट टू एक्शंस एंड इनएक्शंस टू ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स इवन इन केसेस वेयर इंटरफेरेंस फॉर वारंटेड। तो प्रीवियस हिस्ट्री बता रही है कि जब अगर हम नियर हिस्ट्री में देखें अभी 2-3 सालों में, तो कोर्ट जो है कुछ केसेस में जहां पे इंटरफेयर करना चाहिए था कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, वो उसमें नहीं किया। जैसे कि इंटरनेट बैन हुआ कश्मीर में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया, एग्जीक्यूटिव को जिम्मेदार नहीं ठहराया। दूसरा, इफेक्टिव रेमेडीज वे सॉट when activists and journalists were arrested and detained, the court categorically stayed aloof। तो बहुत बार हमें अभी हमने देखा कि कुछ जर्नलिस्ट को हाथरस केस में और बाकी एक्टिविस्ट को जो आपने देखा फार्मर्स प्रोटेस्ट के केस में अरेस्ट किया गया, तो उसमें जो रेमेडीज सुप्रीम कोर्ट को देनी चाहिए थी वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट अलग रहा इस केसेस से। तो ये दोनों इंस्टेंसेज एक तरह से इन्होंने कोर्ट किया है। अभी जो हुआ है कि इससे सुप्रीम कोर्ट के जो आप कह सकते हैं अथॉरिटी जो है, मतलब कि जो इंटीग्रिटी है या लोगों में जो विश्वास है या एडवोकेट के बीच में जो विश्वास है, वो कहीं ना कहीं डगमगाता है कि इस केस में अगर ये ट्रांसफर होता सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से केस जो छीन कर सुप्रीम कोर्ट में जाता, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट जो है हो सकता है कोई एक्शन नहीं लेता एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट में, जो कि हाई कोर्ट्स ले रहे हैं। तो ये बेसिकली इनका मुद्दा पूरा है कि क्यों ये केसेस ट्रांसफर नहीं होने चाहिए थी। कोर्ट, इसीलिए कोर्ट ने बाद में बैक ट्रैक हो गया और सिंपली अर्जेंट द केस। तो कोर्ट ने देखा कि इतना जो प्रोटेस्ट हो रहा है एक तरह से, इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एडजर्न कर दिया और अब जो है अभी केस सुनवाई इसमें नहीं हो रही है। तो जुडिशियल क्वेश्चन फॉर जुडिशियल फेडरलिज्म इन इंडिया, द वेरी फैक्ट दैट मेनी डिफरेंट हाई कोर्ट्स बार एसोसिएशन स्पोक अप, ये जुडिशियल फेडरलिज्म देखने को मिला यहाँ पर। जो स्टेट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वो भी उन्होंने कहा इसके अगेंस्ट में, इस केस के अगेंस्ट में अपना आवाज उठाई कि भाई ये सही नहीं है। रैंक कंटेम्प्ट फॉर एंड डिसरिगार्ड फॉर हाई कोर्ट, ये तैसे उन्होंने कहा कुछ टॉप लॉयर्स ने कि ये रैंक कंटेम्प्ट है और हाई कोर्ट का आप डिसरिगार्ड कर रहे हैं क्योंकि आप पैसे अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो। अकॉर्डिंग टू 7 शेड्यूल जो है पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, इसीलिए स्टेट हाई कोर्ट का ज़्यादा इसमें पावर बनता है कि वो इस केसेस को डील करे। रिलेटेड सब्जेक्ट यूनियन और कंकरेंट लिस्ट में भी है, लेकिन जो जो कि इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट मान लीजिए केसेज है, ऑक्सीजन सप्लाई जो इंटर स्टेट अगर हो रहा है तो उस केस में, लेकिन अदरवाइज जो है हेल्थ और हॉस्पिटल जो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, तो इसीलिए हाई कोर्ट को इससे डील करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा इसमें इफेक्टिवली डील कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट में वो अलग अलग वो सिचुएशन होगा। तो उसके अलावा इन्होंने कहा कि रीट, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ पे से इन्होंने कहा कि राइट टू इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट फंडामेंटल राइट है। तो हाईकोर्ट का पावर जो है अंडर आर्टिकल 226, ये आपने शायद पढ़ा होगा, रीट इशू करने का, ये ज्यादा वाइडर है सुप्रीम कोर्ट से।
ओके, रिट कैन बी इशूड नॉट ओनली इन केस ऑफ वायलेशन फंडामेंटल राइट बट आल्सो फॉर एनी अदर पर्पस। ये हाईकोर्ट के पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में ही ये जो है रिट इशू कर सकता है। इसीलिए हाईकोर्ट का पावर यहाँ ज्यादा है, इसीलिए हाईकोर्ट को ही ऐसे केसेस को डील करने दिया जाना चाहिए। तो जुडिशियल फेडरलिज्म हैज इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल बेनिफिट्स। इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का एग्जांपल भी दिया है। नीड फॉर यूनिफॉर्म जुडिशियल ऑर्डर अक्रॉस इंडिया इज वारंटेड only when it is unavoidable. For example, in case of apparent conflict of law on judgment or on legal interpretation. तो ये यूनिफॉर्म जुडिशियल ऑर्डर जरूरत है, सही बात है। सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है कि यूनिफॉर्म एक ऑर्डर निकाले जो पूरे ऑल ओवर इंडिया वैलिड हो। तो यूनिफॉर्म ऑर्डर जरूरत है, लेकिन कुछ केसेज में जहाँ पे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेज हो, जैसे कि मान लीजिए एपरेंट कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ का कन्फ्लिक्ट हो स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ के बीच में, या जो जजमेंट है दो हाईकोर्ट का जजमेंट अलग अलग है किसी चीज को लेकर के, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट को मैटर को ट्रांसफर करना चाहिए। बट अदरवाइज जो है ऑटोनॉमी ज़्यादा जरूरत है यूनिफॉर्मिटी से, मतलब कि ऑटोनॉमी मतलब कि हाईकोर्ट को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी जहां जरूरत नहीं है वहां पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। दूसरा, डिसेंट्रलाइजेशन नॉट सेंट्रलिज्म, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हाईकोर्ट को अपना आप काम करने दे, सेंट्रलाइज नहीं करे, हाई सुप्रीम कोर्ट अपना हर चीज हर केस जो है ट्रांसफर ना करे। तो ये बेसिकली इन्होंने कहा है जुडिशियल फेडरलिज्म के केस में। जैसा नॉर्मल फेडरलिज्म होता है सेंट्रल स्टेट वाला, उसी तरह से जुडिशियल फेडरलिज्म के फेवर में उन्होंने कहा है कि ऑटोनॉमी ज्यादा जरूरत है, मतलब हाईकोर्ट की ऑटोनॉमी को सुप्रीम कोर्ट को बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट आपका आर्टिकल जो एडिटोरियल व्हाट इजराइल वांट्स इन सीरिया, तो बेसिकली इजराइल और सीरिया का जो वार है, सीरिया में जो वार है उसको लेकर के कहा गया है आप हमारे इंटरेस्ट का नहीं है, यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है डाटा पॉइंट। इसमें बेसिकली वैक्सीन डोजेस का इन्होंने एक बताया है कि इंडिया ने 205 मिलियन डोजेस कंफर्म वैक्सीन डोजेज है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं जो हमने तीन वेंडर से तीन कंपनी से कंफर्म किया अभी तक, जिसमें 100 मिलियन आपका स्पुतनिक और एस्ट्राजेनेका है और बाकी 5.5 जो आपका कोवैक्सीन का है। तो ये बता रहा है बेसिकली प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्योंकि इंडिया को वैक्सीन बहुत सारा चाहिए। अगर हम देखें तो इंडिया को तकरीबन जैसे हमने देखा पूरा पहले ने द कंट्री विल हैव अ वाइड रेंज ऑफ कंपनी चूज फ्रॉम इंक्लूडिंग फाइजर व्हिच हैज प्लान 2.5 बिलियन डोजेस। तो इंडिया को काफी ज्यादा वैक्सीन चाहिए अभी। तो अभी तक हमने जो प्रोक्योर किया इंडिया ने 0.15 डोजेस पर हैबिटेंट्स ही प्रोक्योर किया है। दूसरे देशों का बात करें तो कनाडा ने तकरीबन 8.5 जो वैक्सीन डोजेस प्रोक्योर कर लिया है पर अगर पॉपुलेशन देखा जाए। तो इंडिया को भी बहुत सारा वैक्सीन प्रोक्योर करना है, तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। अलग अलग कंपनी जो है जो वैक्सीन बना रही है और उनका कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और ये जो लाल निशान आप देख रहे हैं कितना ऑलरेडी उनका मतलब कि ऑर्डर उन्होंने ले चुके हैं कितने वैक्सीन डोजेस का, यानी कि ये जो है ये एक्स्ट्रा एक तरह से है जिसको कि इंडिया प्रोक्योर कर सकता है। तो ये इसको है कितना वैक्सीन किस किस देश ने प्रोक्योर किया है। इंडिया ने 205 मिलियन डोजेस प्रोक्योर किया है। तो इन्होंने क्या ऑप्शंस क्या क्या है इंडिया के पास, तो खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट एक तरह से ओवरव्यू होने के लिए मैंने रखा है इसको। नेक्स्ट आपका आर्टिकल नो वॉलंटियर लिस्ट अंडर साइबर स्कीम। तो ये बेसिकली एक आरटीआई किया गया था कि साइबर क्राइम एक जो साइबर प्रोग्राम इनका साइबर वॉलंटियर फ्रेमवर्क जो है सेंटर ने लॉन्च किया है, उसके अंदर इन्होंने मांगा था कि भाई कौन कौन से आपने कितने कौन कौन वॉलंटियर्स है, लिस्ट ऑफ वॉलंटियर्स आप प्रोवाइड करें। इस पे सेंटर ने कहा कि ये आप स्टेट से मांगे, हमारे पास इसका डेटा नहीं है। तो ये जो ग्रेवांस साइबर मिनिस्ट्री थ्रू साइबर क्राइम ग्रेवांस पोर्टल, ये साइबर क्राइम ग्रेवांस पोर्टल है मिनिस्ट्री का, एम्स टू रेज अ ग्रुप ऑफ साइबर क्राइम वॉलंटियर्स टू फ्लैग अनलॉफुल कंटेंट ऑन इंटरनेट। ये इसका काम है, वॉलंटियर्स इन्होंने इनरोल किए थे लोगों को, मतलब एक तरह से जो कि अनलॉफुल कंटेंट जो है इंटरनेट पे चल रहे हैं उसको फ्लैग कर सके, उसको बता सके मिनिस्ट्री को, अथॉरिटीज को, ताकि उसको बैन किया जा सके। तो इसका जो एक कंसर्न्स भी लोगों ने, बहुत सारे एजेंसीज ने इसको गलत ठहराया इसके अगेंस्ट में, ये इनेबल करता है सर्विलेंस एंड कुड क्रिएट पोटेंशियल सोशल डिस्ट्रस्ट। तो ये बेसिकली इसका निगेटिव इम्पैक्ट है जिसको कि गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ये ये फ्रेमवर्क है, हैज बीन रोल्ड आउट एज ए पार्ट ऑफ साइबर हाइजीन प्रमोशन। ये इस प्रोग्राम का पार्ट था ये, टू ब्रिंग टुगेदर सिटीजन्स को भी आप इनरोल कर सके इस प्रोग्राम में, वो भी जो साइबर क्राइम के अगेंस्ट में लड़ाई में भागीदार बन सके। वॉलंटियर्स को रजिस्टर करना होता है एंड देयर सर्विस यूटिलाइज्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरी एलिएज लीगल एजेंसीज जो है वो इसको यूटिलाइज करती है। तो स्टेट से आपको इन्फॉर्मेशन मांगना चाहिए। तो ये जो है आप एक पार्ट है आपका इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्कीम का, ये पार्ट है आपका,
इसके बारे में बता देता हूँ आपको क्या है ये स्कीम, और ये जो वॉलंटियर स्कीम क्या है इसको भी आप जान लें। तो ये जो स्कीम है ये बेसिकली एमएचए के अंदर स्टेब्लिश किया गया है, जो नोडल पॉइंट एट नेशनल लेवल टू फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम के से फाइट करने के लिए इस एजेंसी को, इस सेंटर को लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। ये अप्रूव हुआ था 2018 में, बाद में इसको लॉन्च किया गया। दिल्ली में इसका सेंटर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इकोसिस्टम दैट ब्रिंग्स टुगेदर, इसमें सभी को एक साथ लाया गया है, एकेडमिक्स को, इंडस्ट्रीज को, पब्लिक जैसे हमने देखा, वॉलंटियर्स को और गवर्नमेंट, जो कि ताकि हम प्रिवेंट, डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम के अगेंस्ट हम लड़ सके, तो सभी को इसमें इन्वॉल्व किया गया है साइबर क्राइम से अगेंस्ट लड़ने के लिए। कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटी, उसके अलावा जो है जो इंटरनेशनल लेवल पे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस चाहिए हमको, कि जो सर्वर्स होते हैं इंटरनेट के, वो जरूरत नहीं इंडिया में ही हो, वो दूसरे देशों में भी बेस्ड हो सकते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए कोई कंटेंट है इंटरनेट पे जो सही नहीं है इंडिया के लिए, उसको आपको हटाना है, तो उसको आपको दूसरे देशों से डील करना होगा। तो जितनी एक्टिविटीज उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए भी ये एजेंसी काम करेगी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट विद अदर कंट्रीज। उसके अलावा जो हमारे यहाँ कानून ऑलरेडी है, जो साइबर क्राइम्स को लेकर के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है उसमें वो अमेंडमेंट चाहिए, उसको भी ये सजेस्ट करेगी ये एजेंसी, देखते हुए डे टू डे सिनेरियो देखते हुए। अगर इसको लगता है कि कोई कंटेंट वाली हटा नहीं पा रही है, कहीं पे प्राइवेसी रूल्स आ रहा है, कहीं पे कानून आड़े में आ रहा है, तो उसको अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है ये एजेंसी। साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम क्या है, इसमें क्या है बेसिकली कोई सिटीजन रजिस्टर कर सकता है 3 कैटेगरी में: साइबर वॉलंटियर अनलॉफुल कंटेंट फ्लैगर, साइबर अवेयरनेस प्रमोटर और साइबर एक्सपर्ट। तो इस आप नाम से समझ सकते हैं, ये वॉलंटियर जो कि अनलॉफुल कंटेंट अगर इंटरनेट पे है उसको बताएगा अथॉरिटीज को कि आप इसको हटा सकते हैं। कुछ वॉलंटियर्स जो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे लोगों के बीच में आपको कैसे साइबर क्राइम से बचना है। और साइबर एक्सपर्ट्स जो कि सजेशन दे सकते हैं, या फिर अपना एक्सपर्टीज जो है यूज कर किया जा सकता है उनका साइबर क्राइम से लड़ने के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद ये जो है डायरेक्टली रिपोर्ट अनलॉफुल कंटेंट बीइंग सर्कुलेटेड ओवर इंटरनेट, जिसमें सोशल मीडिया पे भी अगर कोई अनलॉफुल कंटेंट है तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ये वॉलंटियर्स रजिस्टर करने के बाद। ये वॉलंटियर प्रोग्राम है जिसमें तकरीबन 250-300 लोगों को रजिस्टर किया गया है। अनलॉफुल कंटेंट क्या है तो इसका कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है, लेकिन ब्रॉड कैटेगरीज में, जैसे कि अगर ऐसा कोई कंटेंट जो कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हैम्पर करता है, इंडिया के डिफेंस को हैम्पर करता है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इंडिया के उसके अगेंस्ट में है, जैसे कि फ्रेंडली रिलेशन हमारा किसी देश के साथ है उसके अगेंस्ट अगर कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रहा है, डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर, डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मोनी और चाइल्ड सेक्स अब्यूज मटेरियल, तो ऐसे मटेरियल्स को अनलॉफुल माना गया है। इसमें ब्रॉड कैटेगरी है ये, और भी कंटेंट्स हो सकते हैं जिसको अनलॉफुल आप डिक्लेयर कर सकते हैं ये वॉलंटियर्स। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है, ये इंडिया रिकॉर्ड्स ओवर 3.5 लाख न्यू केसेज एंड 2809 डेथ्स। तो ये इंडिया का जो कोविड केस काउंट था ये 3.5 लाख मार्क को क्रॉस कर गया है। संडे को अगर हम बात करें तो 3,54,880 केसेज आए हैं और 2,809 लोगों का डेथ रिकॉर्डेड हुआ है। तो काफ़ी तेजी से ये बढ़ रहा है, तो आप जरूर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें अपने घरों में, बाहरों में। और ये जो है स्पेशली मैं बताया वैक्सीनेशन डोजेज कितना हमने किया है, तो इंडिया ने तीसरे नंबर पर है ग्लोबल लेवल पर, 140 यानी 14 करोड़ तकरीबन हमने वैक्सीन डोजेज लगा दिए हैं, लोगों को दिए हैं। लेकिन अगर टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन से हमने अभी ऑलरेडी देखा था तो काफ़ी कम है, सिर्फ 10 डोजेज फॉर एवरी 100 पीपुल हमने, 0.1 जो है हमारा रेशियो है। इसराइल सबसे ज़्यादा उन्होंने किया है, 120 डोजेस पर 100 पीपल उन्होंने अभी तक वैक्सीनेट कर दिया है। तो इंडिया को इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसको ऑलरेडी हमने देखा वैक्सीनेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, और प्रीवियस आर्टिकल्स में भी हमने देखा। नेक्स्ट आपका जो आर्टिकल है व्हाट हैपेंड टू आर्मेनियंस इन 1915, तो ये बेसिकली यूएसए ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है कि किलिंग, मास किलिंग ऑफ आर्मेनियन जो हुआ था 1915-16 में, उस समय ऑटोमन एम्पायर्स था, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पोस्ट वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री समय में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, कि उस समय जो आर्मेनियंस का मास किलिंग हुआ था उसको एक्ट ऑफ जीनोसाइड घोषित किया गया, यूएसए ने अप्रूव किया इसको कि वो एक्ट ऑफ जीनोसाइड था। तो ये टर्की को अभी इन्फ्लुएंस कर सकता है, रिलेशन टर्की के साथ रिलेशन, क्योंकि टर्की में ही ऑटोमन एम्पायर उस समय था बेसिकली, जो आज प्रेजेंट डे टर्की है। पहले भी इसको पास किया गया था, पर बाद में पहले उस समय इसको यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अप्रूव नहीं किया था। अब आता है जीनोसाइड का मतलब क्या होता है, तो ये यहाँ पे बताया गया है आर्टिकल 11 ऑफ यूएन कन्वेंशन ऑन जीनोसाइड जो है दिसंबर 1948 में ये कन्वेंशन को अपनाया गया था। इसमें कहा गया जीनोसाइड मतलब as carrying out act intended to destroy in whole or in part a national, ethnic, racial और religious group। मतलब आप ऐसा कोई एक्ट काम करते हैं जिससे पूरी तरह से या
एक बड़े लेवल पर आप किसी ग्रुप को हटाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, चाहे वो नेशनल ग्रुप हो, नेशनल ग्रुप टाइप का, एथनिक ग्रुप हो, किसी कल्चर से रिलेटेड हो, कोई रेशियल ग्रुप हो, ब्लैक व्हाइट जैसे हो गया आपका, और रिलीजियस ग्रुप है, हिंदू मुस्लिम ज्यूज आपका किसी तरह से, तो उसे जीनोसाइड कहा जाएगा अगर कोई स्टेट जो है या कोई भी जो है ऐसा एक काम करता है तो। रेफल लेम्किन जो जिन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया था, उन्होंने भी इस जीनोसाइड के बारे में कहा था। एक तो आर्मेनियन जीनोसाइड और नाजी किलिंग ऑफ ज्यूज, ये दो बहुत फेमस जीनोसाइड्स है जो आपने शायद वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा या पढ़ेंगे इसको। उसके अलावा इसमें उसका हिस्ट्री बताया गया, कैसे वो हुआ, क्या हुआ उस समय। तो इन्होंने बताया कि 1914 में तकरीबन जो है 2 मिलियन आर्मेनियन थे ऑटोमन एम्पायर में, लेकिन 1922 में अगर हम देखें तो तकरीबन 20 लाख से घट करके वो 3,87,000 पे आ गया। तो मतलब कि इतना जो आर्मेनियंस को माना गया कि अपने ऑटोमन एम्पायर ने उनका मास एग्जीक्यूशन किया। तो ये इसकी क्या बताया इन्होंने, कैसे उन्होंने किया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कैसे किया, ये जीनोसाइड का आपको ज़्यादा जरूरत है जानने की। ऑटोमन एम्पायर का ऑलरेडी आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे उतना बताया नहीं गया है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन हुई, उसमें ऑटोमन्स को लगा कि ये जो आर्मेनियंस को जो फॉरेन कंट्रीज है जो उनके दुश्मन है वो उसको फेवर कर रहे हैं, इसलिए बेसिकली वहाँ पे सुल्तान सॉ दिस एज ए साइन ऑफ स्ट्रेंथनिंग टाइज बिटवीन आर्मेनियम एंड अदर राइवल्स। तो यहाँ के जो राजा थे उनको लगा कि ये जो आर्मेनियंस है और उनके देश के जो राइवल्स जैसे रसिया हो गया, वो उसके साथ स्ट्रॉन्ग टाई हो रहा है, एक तरह से स्ट्रेंथन हो रहा है, तो उसको देखते हुए उन्होंने एक सीरीज ऑफ अटैक्स जो है आर्मेनियम पे किया, उनका मासेकर मास एग्जीक्यूशन किया गया। ये बेसिकली इसी के बारे में, इसमें कुछ खास नहीं, ये आप इसको आप जरूर नोट डाउन कर ले कि जीनोसाइड क्या है और इसका क्या मतलब होता है। ये मैप है टर्की का, ये एशिया का एक तरह से पार्ट है आपका, टर्की है, यहाँ पे ब्लैक सी आप देख रहे हैं, और ये बॉर्डर स्टेट्स आप देख रहे हैं, मेडिटेरेनियन सी है, ब्लैक सी है आपका, दोनों के बीच में ये है आपका सीरिया के साथ बाउंड्री है यहाँ पे आपका, और ये अर्मेनिया है आपका, जॉर्जिया हो गया, रसिया हो गया, यूक्रेन, और ये बड़े लेवल पे आप देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी है, जिससे बॉर्डर ये कौन कौन स्टेट्स कर रहे हैं इससे आप समझ सकते हैं कि टर्की इसको एक बॉर्डर करता है, उसके साथ ग्रीस, ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन है और टर्की कहाँ पर है। इसको मैप को जरूर आप ध्यान रखें, बहुत पूछा जाता है कि मेडिटेरेनियन सी को लेते हुए कि कौन कौन से देश इसको बॉर्डर करते हैं या किस देश का ये बॉर्डर है मेडिटेरेनियन सी, या ये ऐसा पूछा जा सकता है कि टर्की किस दो सीज के बीच में है। तो इसको आप जरूर मैप लोकेशन को जरूर आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है 15 पीपल स्पेंड 14 डेज इन केव लॉस सेंस ऑफ टाइम। तो ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है, डीप टाइम प्रोजेक्ट जो फ्रांस में किया गया, यहाँ पे फिर कुछ लोगों को 40 दिनों के लिए केव के अंदर रखा गया, यहाँ पे कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, कोई क्लॉक नहीं, और उसको मेजर किया गया कैसे लोग टाइम को सेंस कर पाते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर कैसा रहता है, बॉडी का काम कैसा है। तो इसी को लेकर के है साइंटिफिक टू से दैट टाइम सीम टू पास मोर स्लोली इन देयर कैवर्नस अंडरग्राउंड। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट का एम था कि ये देखना कि टाइम बहुत स्लो मूव करता है। विल हेल्प देम बेटर अंडरस्टैंड हाउ पीपल अडेप्ट टू ड्रास्टिक चेंजेस इन लिविंग कंडीशन। ये समझने में ये एक्सपेरिमेंट हेल्प करेगा। तो इन्होंने 15 मेंबर्स का जो 15 लोग थे उनका स्लीप पैटर्न्स को देखा, सोशल इंटरेक्शन को देखा, बिहेवियर को, सबको मेजर किया ऐसे एक्सपेरिमेंट को। तो ये ऑब्जेक्टिव मतलब पूछा जा सकता है कि क्या प्रोजेक्ट है और ये कहाँ पे किया गया, कितने लोग थे, क्या ऑब्जेक्टिव था। तो इसको आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हिंदू एनालिसिस। आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे आप शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें आप। सब्सक्राइब बटन आपको यहाँ पे नीचे यहाँ पे दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। सब्सक्राइब बटन के बाद आप बेल नोटिफिकेशन आएगा आपको, उसको आप प्रेस करें। और हमारा और जो वीडियो है जुडिशियरी को लेकर के है, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है इसका है बारे में, बैंक्स को लेकर के है, इकोनॉमिक्स को लेकर के है, हमारा एनसीईआरटी का वीडियोज है आपको प्लेलिस्ट में, तो इसको जरूर प्लेलिस्ट को आप एक बार जरूर देखें। और जो इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं आपको एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो आपने अभी तक नहीं देखा है उसको आप जरूर देखें और उसका नोट डाउन कर ले उसके नोट्स को, ताकि आपको एग्जाम प्रिपरेशन और आसान होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।